ये जो तुर्की और पाकिस्तान का गठजोड़ है जो बहुत ही जाहिर हो गया है ना इस बार, ये अगर चीन के साथ जुड़ते हैं खासकर सीपैक के मामले में, तो फिर भारत की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? भारत को कैसे खुद को तैयार करना होगा इस तिकड़ी को काउंटर करने के लिए, चाइना, पाकिस्तान एंड टर्की? देखिए, मुझे ये बात सीनियर डिप्लोमेट से मैंने समझा है और उन्होंने समझाया भी है कि हमारे साथ 2-3 बड़ी समस्याएं हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे। एक, बहुत सारे देश हमें, और मैं आपके प्रोग्राम में भी शायद बोल चुका हूँ पहले, बहुत सारे देश हमें ऑल वेदर फ्रेंड नहीं मानते, हम एक रिलायबल पार्टनर नहीं है। अब उदाहरण मैं आपको बताऊं, अभी ये टर्की के साथ झगड़ा हुआ तो बिजनेस बंद करो, ये करो, वो करो, तो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर थोड़ा सा असर पड़ेगा। दूसरे लोग भी इसको नोटिस करेंगे कि अरे यार ये तो आज साइन करेंगे कल कह देंगे बंद करो, भावुक हो जाते हैं अचानक से। हाँ। और आपने देखा कि बीच बीच में खबरें आ रही थी चीनी कंपनियों के टैक्स इवेशन या कुछ चीज़ों को लेकर केस मुकदमे या वो चल रहे हैं, और चीनी कंपनियों की तरफ से ये कहा गया कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कि इंडियन पार्टनर के साथ साझेदारी करो। तो लोगों ने ध्यान नहीं दिया उतना, लोगों को लगा कि ये चीन वाले हैं, थोड़ा चलो अच्छा है, इनको कान उमेठा जा रहा है इनका। लेकिन पता चला कि जर्मन कार कंपनी चली गई कचहरी में, सैमसंग चला गया कचहरी में। तो हमें एक अच्छा बिजनेस इन्वायरमेंट और एक अच्छा ट्रस्ट लेवल हमको डेवलप करना चाहिए, नंबर 1। और आप देखते होंगे कि भारत सरकार, जो मोदी गवर्नमेंट जब से आई है, तो इन्होंने इस बात पे जोर दिया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम बेहतर कर रहे हैं, प्रमोट किया। हम ये जो निवेश वगैरह के जो तौर तरीके हैं, जो प्रक्रिया, इसको सरल बनाया जा रहा है, तरह तरह के सुधार किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस पर ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। दूसरी एक समस्या है कि हमारा टोटल स्ट्रेंथ जो है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, वो डिप्लोमेटिक कोर जो है हमारा, वो 1000 के आसपास है। 1000 स्टाफ हैं जो हमारे दूतावास से लेके विदेश मंत्रालय तक चला रहे हैं, 1000 लोग बस। हो सकता है मान लीजिए कि 150 अभी जुड़ गए हो, थोड़ा मेरा डेटा पुराना है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है। बहुत कम है, बहुत कम है। तो आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रखना पड़ेगा, और आपने अपने आप को एक कमज़ोर देश के रूप में भी आपने कभी कभी अपने आप को दिखाया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि शिकायत जिससे आपको थी वो मजबूत देश था। उदाहरण के लिए, अभी जयशंकर गए थे, अमेरिका गए थे, कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे, उनकी कार के आगे खालिस्तानी कूद गया। हमारे दूतावास के सामने जिस तरीके के प्रदर्शन हुए, पीछे हमले हुए, अभी पाकिस्तानियों ने भी किया, पीछे उधर खालिस्तानियों ने हमले किए थे। उसके बाद आपके बहुत तमाम तरीके के मोस्ट वांटेड, न सिर्फ खालिस्तानी और टेरर सिंपैथाइजर्स, बल्कि बहुत से अपराधी, कुख्यात अपराधी, वो दूसरे देशों में और खासकर पश्चिमी देशों में छुपे हुए हैं। आपको पता है सब, आपने उनको नोटिस भी दिया हुआ कि अरे आपके यहाँ यही है, लेकिन आप उस पर फोकस नहीं करते, आप बोलते नहीं हैं। तो इससे आपकी छवि ये जाती है कि अरे नहीं। अब जैसे आपने देखा टैरिफ वाले मामले में, टैरिफ वाले मामले में सरकार की तरफ से कुछ कहा ही नहीं गया, सिर्फ कहा गया कि हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, ट्रेड डील हो रही है। बहुत बाद में इन्होंने, पीयूष गोयल ने कहा कि कनपट्टी पे बंदूक रख के व्यापार समझौते नहीं होते, बहुत बाद में आया मामला, लेकिन उसमें भी नेम कॉलिंग नहीं किए, वो नाम नहीं लिए, बस इनडायरेक्टली बात कही गई। तो आप भी तो कह रहे हैं ठंडा करके खाएं। नहीं, ठंडा अचानक जवाब नहीं दे रहे, सोच समझ के दे रहे हैं। नहीं, मैं उस अप्रोच को सपोर्ट करता हूं जो ट्रेड डील वाला चक्कर चल रहा है, क्योंकि अगेन अमेरिका से हमारा व्यापार फायदे में है, सबसे ज्यादा वहां से पैसा आता है, जो लोग हमारे लोग वहां काम सिर्फ करते हैं। बयान देने के चक्कर में आप उससे बड़ा नुकसान कर बैठे हैं, इसका तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन मैंने सिर्फ इसको उदाहरण के रूप में बोला कि ये एटीट्यूड आपको हर जगह नहीं रखना चाहिए था।